आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज़ में, जहाँ पे हम क्लास 11th कॉमर्स की अकाउंटेंसी को कवर अप कर रहे हैं। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली हम देख लेते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम आज का जो हमारा टारगेट है उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स को लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेनली आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो हमारा इंट्रोडक्टरी गिवन है। उसके बाद जो है हम इसमें कवर अप करेंगे हमारा जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, और हम कवर अप करने वाले हैं हमारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो देखिए, अकाउंट्स इज़ वेरी वेरी इजी। यस, ये आपके लिए तभी इजी होगा जब आप इसे अंडरस्टैंड जो है करना स्टार्ट करेंगे। तो आई बिलीव अब आप रेडी हो चुके हैं टू डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ दिस अकाउंटेंसी। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जो है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है। सो हमने लास्ट सेशन में देखा कि जो अकाउंट्स है वो हमारा मेनली रिलेटेड है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ हमारे फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शन है और इवेंट हैं। प्लस ये जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन और इवेंट हैं, ये हमारे सामने एक रिजल्ट लेकर आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जो हैं उसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका प्रॉपर जो है अपनी डिसीजन मेकिंग में उसका यूज़ करते हैं। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं हम इन वर्डिक्ट को। ठीक है। अकाउंटिंग, वन सेकेंड प्लीज। ओके। Accounting is concerned with the recording, classifying, and summarizing of financial transaction and event, and interpreting the result thereof. It aims at providing information about the financial performance of a firm to its various users, such as owner, manager, employees, investor, creditor, supplier of goods and services, टैक्स अथॉरिटीज़, एंड हेल्प देम टू टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। तो ये हमने लास्ट सेशन में ही कवर अप किया था कि हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प टू डिफरेंट interested users to take advantage out of it. So accounting, we can see it is a process of recording, classifying, summarizing the financial transactions, and it helps us to provide the information which is useful for making the business decision. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा हमारे अकाउंट्स का वो क्या निकल के आता है भाई? मेन ऑब्जेक्टिव ये निकल के आता है कि हमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है जो हमारे बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है, मेज़र करता है हमारे परफॉर्मेंस को कि उसकी कैसी ग्रोथ हो रही है या कैसे वो सफ़र कर रहा है, एंड ये हमें मदद करता है टू कंप्लायंस विद द लीगल एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट रहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ये यूज़र्स हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज़र्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, मैनेजमेंट हैं। हर एक जो है एक सेपरेट ग्रुप्स हैं जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है, एसेस करवानी है क्रेडिट वर्थिनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसे मेज़र करना है। तो डिफरेंट यूजर्स जो हैं उसका डिफरेंट जो है बेनिफिट जो है लेते हैं। ठीक है। तो ऑल दीज पीपल व्हेन वी टॉक अबाउट, क्या बोलते हैं, ऑल दीज पीपल लुक फॉरवर्ड टू द अकाउंटिंग फॉर अप्रोप्रिएट, यूजफुल एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। सबको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक रिलायबल और एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है। For making the accounting information meaningful to the internal and external user, it is important that such information is reliable as well as comparable. वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल भी होनी चाहिए प्लस वो कंपैरेबल भी होनी चाहिए। अब कंपैरेबल कैसी हो? इंटर फर्म और इंट्रा फर्म, यानी कि एक फर्म अपनी इंडस्ट्री वाइड भी कंपैरिजन की जा सके, उसकी ग्रोथ कैसी जा रही है, उसके सेल्स कैसे जा रहे हैं, और इंटर फर्म यानी अपना एक ईयर से एक ड्यूरेशन से दूसरे ड्यूरेशन में भी कंपैरिजन कर सके। So the comparability of the information is required both to make inter-firm comparison, that is to see how the firm has performed as compared to the other firm, as well as to make the inter-period comparison, how it has performed as compared to the previous years. ठीक है। तो भाई ये जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र, इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रिलायबल और जो है हमारी रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। प्लस कंपैरेबल होनी चाहिए। तो हमने कंपैरेबिलिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया, ये भी दो तरीके से पॉसिबल है, इंटर
और आपका एक्सटर्नल जो है इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, इंटर पीरियड एंड इंटर फॉर्म कंपैरिजन, दो तरीके से हमने इसे अंडरस्टैंड किया, ठीक है। This become possible only if the information provided by the financial statement is based on consistent accounting policies. ये तभी पॉसिबल है भाई, एक साल को दूसरे साल से हम तभी कंपेयर करेंगे जब कुछ बेस हो हमारे पास। इसलिए तो बोलते हैं टू थिंग्स आर अनकम्पेरेबल, हम नहीं कर सकते, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर हमें कंपेयर करना भी है किसी भी वजह से, तो वो तभी पॉसिबल है जब उसका बेस बराबर हो। तो कहना क्या चाहता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसका हमने कहा एक तो रिलायबल मिलनी चाहिए और कंपैरिजन होना चाहिए। तो कंपैरिजन करने के लिए ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू मिल रही है, ये हमें कंसिस्टेंट यानी जो लगातार अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये फॉलो होने चाहिए। और ये जो कंसिस्टेंसी है ये कंप्लीट कि हम ये ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, तो ये पूरे साइकिल में, दैट इज़ अ प्रोसेस, ये पूरे साइकिल में कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। तो सच कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स। आई बिलीव आपको लास्ट सेशन के थ्रू क्लियर हो इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, ठीक है। टू बी अकाउंटेंट फॉर्म, मेजरिंग देम, कम्युनिकेटिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समराइजिंग द रिजल्ट देयर ऑफ एंड रिपोर्टिंग देम टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। तो ये जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, ये जो है पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन हो, प्लस इसमें जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन कंसिस्टेंटली जो है अप्लाई होने चाहिए और फॉलोड होने चाहिए, ठीक है। The theory base of accounting consists of principle, concept, rules, guidelines, which is developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting and enhance its utility to the different user of accounting information। यानी कि भाई कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ गई, हमें पड़ गई थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की, जो कि कंसिस्टेंटली फॉलो होगा, ठीक है। और ये जो थ्योरी हमारी बेस है, ये जो हम प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करें पूरे प्रोसेस में, ये कहलाता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और ये क्या कंसिस्ट करता है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ योर प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। और ये जो गाइडलाइंस बनती हैं या कोई भी सिद्धांत बनते हैं, कोई भी रूल्स बनते हैं, भाई किसी ने आज तोड़ा उसको वो कल रूल को ना तोड़ सके, ठीक है। तो एक फिक्स रूल बन जाता है। या किसी ने कोई एक्टिविटी की जो कि लगा कि ये तो चीज़ ठीक नहीं है, अनएथिकल है, तो हमने उसके प्रति रूल बना लिया। या हमने ये सोचा कि भाई हाँ अकाउंट्स में अगर हमने रुपये का साइन ऐसे बनाना है और अमाउंट के साथ ऐसे कर दिया और सारे में हम अमाउंट को फीड करते जाएँ, तो ये क्या बन जाएगा, विथ द पैसेज ऑफ टाइम ये रूल में कन्वर्ट हो जाता है, ये रूल में डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। और क्या है, ये जो है यूनिफॉर्मली और कंसिस्टेंट यानी लगातार जो है हमारे अकाउंटिंग के सारे प्रोसेस के साथ एप्लीकेबल होना चाहिए, ताकि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को काफ़ी यूज़फुल बना सके हमारे डिफरेंट यूजर्स के लिए, ठीक है। ICAI, which is the regulatory body for the standardization of accounting policy in the country, ठीक है। तो ICAI हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टैंडर्डाइज करती है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, ठीक है। और इस वजह से उन्होंने हैव इशूड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूनिफॉर्मली अडहर्ड टू इन ऑर्डर टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। यानी AS इन्होंने बनाया और कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस को बोला इसे अप्लाई करो और यूनिफॉर्मली से अप्लाई करना है, ताकि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंसी बनी रहे। और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और ये फॉलो होंगे अकाउंटिंग पॉलिसी यानी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो इससे क्या होगा, कंपैरिजन पॉसिबल होगा। बोथ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, चाहे इंटर फॉर्म हो या इंटर पीरियड्स हो, ठीक है। सो हमने दो वर्ड यूज़ किए, एक तो इंटर फॉर्म हो, ठीक है, और दूसरा इंटर पीरियड हो, या हम इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं इंट्रा फॉर्म। एक फॉर्म का अपने विद इन सेल्फ में कंपैरिजन पॉसिबल हो, क्लियर है। सो आई बिलीव आपको जो है एक ये बेस क्लियर हो गया हो हमारा अकाउंटिंग का। तो हम जो है अब डिस्कस करते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए। भाई हमने कहा हमें यूनिफॉर्मिटी बनानी है, हमें कंसिस्टेंसी बनानी है हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं और हमारे जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ताकि वो जनरली मीन्स
एक कॉमनली एक्सेप्टेड हो जाए सबके द्वारा, जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशन में है वो जनरली एक नॉर्मल फॉर्म में से एक्सेप्ट कर लें। देखिए नाम खुद बता रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स वही जो हमने समझा, लॉ, सिद्धांत, रूल्स, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द uniformity and consistency in accounting records, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession। ठीक है, तो जो भी accounting profession में involved है वो इन rules को, इन principle को, ठीक है, इन्हें जो है accept कर लेते हैं as in profession। ठीक है, These rules are called by different name। इस rules को नए नए नाम से, कई नामों से बुलाया जाता है, such as the principle, concepts, conventions, postulates, assumptions and modifying principles। ठीक है, तो इन्हें डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। तो जो प्रिंसिपल हमारा टर्म है इसे AICPA में डिफाइन किया गया है, अ जनरल लॉ और रूल, एक कॉमन सा सिद्धांत या रूल जो है, विच इज अडॉप्टेड और प्रोटेस्ट एज अ गाइड टू एक्शन, यानी कि एक रोड मैप बन रहा है कि आपको मैंने ये रोड मैप दिया, अब आपको एक्ट करना है केवल। ठीक है, अ सेटल्ड ग्राउंड, एक सेटल्ड ग्राउंड है जो कि बीत चुका है और वो एक सेटल्ड रोड मैप बन के आ गया आपके पास एज अ बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, यानी एक बेस बन गया आपका, हो गया आपको कैसे जो है कोई अकाउंटिंग एक्ट करना है या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मीनिंग हमने समझा। ठीक है, प्रिंसिपल इज योर एक जनरल लॉ है, एक रूल है। ठीक है, उसके बाद जनरली, जनरली मीन्स इन जनरल मैनर, यानी पर्टेनिंग टू अ मैनी पर्सन और केसेस और ओकेजन, जो भाई बहुत कॉमनली एप्लीकेबल हो चुका है, कई जगहों पे बहुत कॉमनली ऑकर हो चुका है, तो उसे जनरल कर दिया हमने, कॉमन कर दिया। ठीक है, अब हम गैप को कॉन्क्लूड करते हैं। देखिए मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया इस टर्म को, जनरली, एक्सेप्टेड एंड देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Generally accepted accounting principles refer to the rule or guidelines, rule or guidelines adopted for recording and reporting, record and report of business transaction in order to bring uniformity in the preparation and presentation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि गैप क्या हुआ, ये हमारे सामने कैसे रूल्स या एक गाइडेंस हमें देता है, एक गाइडलाइन हमारे सामने लेता है, जिसे हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी यानी एक इक्वलाइजेशन बनी रह सके। ठीक है, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए और उसे प्रेजेंट करने के लिए फॉर द यूजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 टर्म्स पढ़े हैं। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को आपने ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल के तौर में हम देख सकते हैं, ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी हम आगे विद टाइम में डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अब एक ब्रीफ एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंपॉर्टेंट रूल है, एक ऐसी कोई रूल बना हुआ है कि जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं ना, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, which is verifiable from the document such as cash receipt for the money paid। फॉर एग्जाम्पल आपने मनी 1 महीने पहले कुछ बाय किया था, उसके बदले में आपको दुकानदार ने कैश रिसिप्ट दे दिया और आपने उसे पे किया, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब इसे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था क्योंकि वो रसीद आपके पास थी और उससे देख करके हमने ये देख लिया कि आपने उस डेट में इतनी पेमेंट करी है और इस गुड्स या प्रोडक्ट को या सर्विस को आपने बाय किया है, तो कैश रिसिप्ट मिल गई, है ना। तो ये बोला कि बहुत ही आसान होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ऑप्ट करके कि हम वेरीफाई कर सकें डॉक्यूमेंट्स की मदद से कि आपने कब पैसे दिए हैं, और जनरली यही एक रूल चल रहा था कि जैसे हमें अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, दिस ब्रिंग्स इन ऑब्जेक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेक द अकाउंटिंग स्टेटमेंट मोर एक्सेप्टेबल टू द वेरियस यूजर, और ये सारे यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड गाइडेंस को हम टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे। ठीक है, The generally accepted accounting principles have evolved over a long period of time on the basis of past experiences। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई गैप क्या हुआ, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो पहले से बनते आ रहे हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस, बुजुर्गों का एक्सपीरियंस, यूसेजेस एंड कस्टम्स, ठीक है, इनकी वजह से हमें गैप देखने को मिला। स्टेटमेंट बाय इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल बॉडीज, रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड हैव जनरली एक्सेप्टेबिलिटी अमंग मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है जो कि
ये बता रहा है कि गैप जो है ना बहुत ही लंबे समय से जो है उसने टाइम दिया, और पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस में जो हमारे पास आज रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइन मिल रही है वो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बन रही है, वो पुराने यूसेज या कस्टम्स या सिद्धांतों की वजह से मिल रही है, किसी इंडिविजुअल एक्सपर्ट के वर्ड्स की वजह से मिल रही है, उनके एक्सपीरियंस से मिल रही है, किसी प्रोफेशनल बॉडी के वर्डिक्ट से मिल रही है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से मिल रही है, और इसे हम कहते हैं गैप। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट स्टैटिक इन नेचर। अब ऑब्वियसली जैसे पुराने सिद्धांत चलने की वजह से ये आज इवॉल्व हो गया है, हमारे सामने एक नए रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, ज़माना बदल रहा है, इट्स डायनेमिक, तो गैप हमारा सेम नहीं रहेगा। बदलते ज़माने के साथ वो हमें पास एक्सपीरियंस देता जाएगा, नए कस्टम एंड यूसेजेस शो करेगा, न्यू स्टेट्समैन एंड न्यू एक्सपीरियंस शो करेगा। तो ये हम देखते हैं कि जो हमारा गैप है वो स्टैटिक नेचर का नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, इट कॉन्स्टेंटली, 1 second please, ओके। ठीक है, गैप जो है हमारा कांस्टेंट नेचर का नहीं, ये चेंज होता रहता है। तो दीज आर, ठीक है, these are constantly influenced by changes in the legal, social and economic environment as well as the need of the users। ये constantly change होता रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि भाई ये जो प्रिंसिपल है वो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन से मिले हुए हैं, तो देख लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्शंस क्या हैं। दीज प्रिंसिपल आर ऑल्सो रिफर्ड एज इन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सिद्धांत हैं, इसे हम कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं और कन्वेंशंस भी बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? Concept refers to the necessary assumption and ideas which are fundamental to the accounting practice। यानी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को करने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो हम कुछ नेसेसरी एजम्पशंस करते हैं उसे हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, और कन्वेंशंस का मीन्स, कन्वेंशन कनोट्स द कस्टम और ट्रेडिशन। कन्वेंशन यानी हमारा जो कस्टम है, हमारा जो ट्रेडिशन है कि हमें इसी तरीके से दिखाना है। ठीक है, सो आप अगर इंग्लिश में प्रेजेंट करते हो तो आपके अकाउंटिंग की एंट्रीज डिफरेंट तरीके से होती है, और अगर हिंदी में करते हो तो वो एग्जैक्ट रिवर्स होती है। तो ये कुछ कस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशन है। ठीक है, विच इज़ यूज एज अ गाइड टू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, सो आई बिलीव आपको जो अब तक हम गैप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेम है इसको प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट में इसे जो है बोला गया है, terms such as principle, postulates, conventions, modifying principle, assumptions have been used interchangeably and refer to as basic accounting concepts। इन नाम को इंटरचेंज करके जो है डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे बिफोर वाइंडिंग अप दिस सेशन और कंक्लूडिंग दिस सेशन। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने अभी ऊपर ब्रीफली कवर अप किया। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और कन्वेंशंस क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट्स यानी एजम्पशंस एंड कन्वेंशन यानी ट्रेडिशन, कस्टम, है ना। तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हुआ है? ये कॉन्सेप्ट्स जो कि फंडामेंटल एक आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर रिफर टू एज फंडामेंटल आइडियाज़ और बेसिक assumptions, basic assumption underlying the theory and practice of financial accounting and a broad working rule for all accounting activities and are developed by the accounting profession। और ये हमारे पास डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, काफ़ी डिटेल में हम इसे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद करना हो, ये आज हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, तो मेन स्ट्रैटेजी आपकी जो कवरेज की होती है कि पहले हमें कंटेंट को ब्रेन में रखना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, हमें उसे ब्रेन में सेटल करना है। तो ब्रेन में सेटल करने के लिए आपको कुछ पॉइंटर्स को मल्टीपल रिवीजन देने होते हैं, तो इस वीडियो को स्पीड अप करके आप अपने कोर्स को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, so I hope you excited to learn more about these accounting concepts and more detail about the accounting. So do stay connected for our next video where we will give ourselves more time and deep more insight to the understanding of our theory or base of accounting. So thanks for watching. Stay connected. Bye bye and Jai Hind.